Good morning, everyone. Progressing with our discussion from the last class. लास्ट लेक्चर में आई जस्ट गिव यू क्विक रिकैप. हमने ओरिएंटेशन का बात किया था. वी स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. स्पेशली कैट में क्या वेटेज है आरसी का. व्हाट इज व्हाई इज आरसी सो इम्पोर्टेंट. क्या चैलेंजेस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमने टाइप्स ऑफ पैसेजेस के बारे में बात किया था. पैसेजेस को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं. मैंने आपको बताया था कि डेटा ड्रिवन पैसेजेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस होते हैं, एनालिटिकल पैसेजेस होते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव पैसेज भी होता है. हमने कुछ एग्जांपल्स भी चेक किए थे. प्लस वी ऑल्सो सॉल्व्ड अ पैसेज जहां पे हमने पेटेंट्स के बारे में बात किया था. एंड वी सॉ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो कि पैसेज का सोर्स क्या हो सकता है, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है. तो जैसे क्वेश्चंस कैट में आते हैं, कुछ हमने वैसे क्वेश्चंस के बारे में बात किया था. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ऊपर लिखा है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, आप लोगों को शीट सर ने शेयर किया होगा. आई होप एवरीबडी हैज ट्राइड सॉल्विंग द पैसेजेस. काफी हद तक पैसेजेस का जो थीम था एंड जो क्वेश्चन टाइप था वो कैट से सिमिलर था. सो दे वर क्वाइट इम्पोर्टेंट पैसेजेस एंड आई होप सबने सॉल्व किया है. डाउट्स आई एम श्योर आए होंगे. यू वुड वांट टू हैव अ डाउट डिस्कशन. अगर सॉल्व किया है तो कितने लोगों ने सॉल्व किया है? कैन आई गेट मे बी अ हैंड रेस. एंड द ऑनलाइन बैच, डिड यू गाइज ट्राई सॉल्विंग द शीट? जो भी शीट आपको सर शेयर करेंगे प्लीज उसको सॉल्व करो. एंड वट एवर डाउट्स देन वी हैव इन दैट, वो हम क्लास में ले सकते हैं. बिकॉज ये जितने भी शीट्स आपके साथ शेयर होंगे दे आर ऑल कैट अप्रोप्रिएट शीट्स. सो एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग देम. एंड इन केस इफ यू आर, आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो. ट्राई टू ब्रिंग सम गुड डाउट्स इन द क्लास एंड ट्राई टू हैव अ गुड डिस्कशन. क्वांट के डाउट्स तो सब लोग डिस्कस करते हैं, वर्बल के डाउट्स जनरली स्टूडेंट्स डिस्कस नहीं करते हैं. तो आपस में भी थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो. आप क्वेश्चंस को डिस्कस करो, एक दूसरे को समझाने का ट्राई करो. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ वन आंसर, ट्राई टू आस्क योर फ्रेंड. मे बी उसके लॉजिक से आपको समझ में आ जाए. नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ही डाउट को. बट वर्बल पे भी अच्छा डिस्कशन होना चाहिए जैसे कि क्वांट पे किया जाता है. दैट विल रियली इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ inference questions. Now, talking about the main idea of a passage, आप उसको मेन आइडिया के नाम से बोलो या सेंट्रल आइडिया के नाम से बोलो, जिस्ट ऑफ द पैसेज बोलो, कोर ऑफ द पैसेज बोलो, एसेंस ऑफ द पैसेज बोलो, थीम ऑफ द पैसेज बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्ड कोई भी आ सकता है एग्जाम में, बट ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मेन आइडिया को ही डिनोट करते हैं. सो मेन आइडिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट. एंड ये मान के चलो कि कैट में ऑलमोस्ट सारे पैसेजेस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. मतलब अगर चार पैसेज आ रहे हैं तो मे बी चारों में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट देयर विल बी अ मेन आइडिया का क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. सो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है मेन आइडिया को, या पैसेज के एसेंस को एनकैप्सुलेट करता है, जिस्ट को कैप्चर करता है, प्राइमरी आर्गुमेंट को बताता है, या पैसेज मेनली किससे कंसर्न रखता है. क्वेश्चन का फ्रेजिंग कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए हैं. तो फ्रेजिंग कोई सा भी हो सकता है, बट ये सारे आपसे मेन आइडिया ही पूछ रहे हैं. तो दिस इज वन क्वेश्चन दैट वी एक्सपेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी कैट पैसेज. सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेज के मेन आइडिया पे डिपेंड करते हैं.
मतलब जिनको आंसर करने के लिए हमें मेन आइडिया पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली, अगर आपको पैसेज का मेन आइडिया ही समझ में नहीं आएगा और वो एक एब्स्ट्रैक्ट या फिर एनालिटिकल वाला पैसेज है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैसेज है, डेटा बेस्ड पैसेज नहीं है, तो बिना मेन आइडिया के आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे वाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्योंकि अगर मेन आइडिया ही समझ में नहीं आया तो कभी भी आपको एक लाइक देर विल बी अ डिस्कम्फर्ट वाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, आप कभी भी श्योर फील नहीं करोगे, हमेशा एक बहुत अनसर्टनिटी रहेगा। तो इसलिए भी मेन आइडिया समझ में आना बहुत जरूरी है वाइल टैकलिंग एनी कैट पैसेज। नाउ दिस इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेन आइडिया पे डिपेंड करते हैं, जिनको आंसर करने के लिए मेन आइडिया समझ में आना बहुत जरूरी है। सो जैसे इफ यू कैन सी द फर्स्ट टाइप। सो एज यू कैन सी, मेन आइडिया अपने आप में एक क्वेश्चन टाइप होता है विच इज वेरी कॉमन इन कैट। लुक एट द अदर क्वेश्चन टाइप्स, जैसे प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने जो पैसेज सॉल्व किया था उसमें एक क्वेश्चन था दैट इनमें से कौन सा पैसेज का टाइटल हो सकता है। मैंने आपको समझाया भी था कि टाइटल इज नथिंग बट द मेन आइडिया, उसको बस बहुत कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करना होता है। तो टाइटल और मेन आइडिया में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। मेन आइडिया दो तीन लाइंस का होगा, टाइटल दो तीन वर्ड्स का होता है, तो वो उसी को रिप्रेजेंट करता है बट इन अ वेरी कंसाइज वे। प्राइमरी पर्पस जो है वो भी मेन आइडिया पे डिपेंड करता है बहुत हद तक। प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या है? वाई इज द ऑथर राइटिंग दिस पैसेज। मेन आइडिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट। वो आपको व्हाट का आंसर देगा, दैट व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट। जबकि प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या है? वाई इज द ऑथर राइटिंग दिस पैसेज। अब मान लो कि एक पैसेज है जो महात्मा गांधी की बात करने वाला है, महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह मूवमेंट। आप सबने नाम सुना है सत्याग्रह मूवमेंट का, एंड महात्मा गांधी को भी हम जानते हैं, सो मान लो उनके बारे में बात हो रही है। तो मेन आइडिया तो क्या बोलेगा? द पैसेज टॉक्स अबाउट महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह मूवमेंट विच वॉज अबाउट सो एंड सो। पर्पस क्या करेगा? पर्पस में मेन आइडिया वापस से आएगा एज इट इज, लेकिन ऑथर उसके साथ क्या करना चाहता है? क्या ऑथर महात्मा गांधी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं? तो ये चीज आगे ऐड हो जाएगी, समथिंग लाइक अप्रिशिएटिंग महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह मूवमेंट, या फिर क्रिटिसाइजिंग महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह मूवमेंट, डिस्क्राइबिंग महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह मूवमेंट। तो कोई ना कोई ये वर्ब जो है वो ऑथर के पर्पस को डिनोट करेगा, आपको आईएनजी मिलेगा हमेशा, मतलब वर्ब आएगा स्टार्टिंग में। इट कुड बी एनीथिंग, डिस्क्राइबिंग, प्रेजिंग, क्रिटिसाइजिंग, लॉर्डिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, नरेटिंग, ऐसा कुछ ना कुछ वर्ब आएगा स्टार्टिंग में, प्लस द मेन आइडिया विल कम एज इट इज। तो इसका मतलब पर्पस के अंदर मेन आइडिया तो आता ही है, पर्पस को समझने के लिए मेन आइडिया पता होना बहुत जरूरी है। सेम लाइक टाइटल वाले क्वेश्चन को समझने के लिए भी मेन आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसे ही एक और क्वेश्चन टाइप होता है टोन ऑफ द पैसेज। अगेन वेरी कॉमन इन कैट एग्जाम। ऑथर का टोन क्या है, मतलब ऑथर का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द मेन आइडिया। तो टोन का मतलब ही क्या है कि मेन आइडिया को समझो और ऑथर का क्या एटीट्यूड है। क्या ऑथर नेगेटिव वे में है, उसके लिए क्रिटिसाइज कर रहा है तो टोन नेगेटिव होगा,
टोन पॉजिटिव भी हो सकता है और टोन न्यूट्रल भी हो सकता है। तो टोन को अपन तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक पॉजिटिव टोन्स होते हैं, नेगेटिव टोन्स होते हैं एंड न्यूट्रल टोन्स होते हैं। बट ये टोन होता किसकी तरफ है? टुवर्ड्स द मेन आइडिया। सो ऑथर का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, उसको हम टोन बोलते हैं। तो टोन को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मेन आइडिया समझ में आना बहुत जरूरी होता है। बाकी अपन आने वाले क्लासेस में इन सब का और डिटेल में बात करेंगे कि टोन के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे टोन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कैसे फिगर आउट करेंगे अपन। बट अभी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि टोन भी मेन आइडिया पे डिपेंड करती है, प्राइमरी पर्पस भी मेन आइडिया पे डिपेंड करता है, टाइटल भी मेन आइडिया पे डिपेंड करता है, प्लस मेन आइडिया अपने आप में एक और क्वेश्चन टाइप भी है। देन ये वाले क्वेश्चंस भी हमने लास्ट टाइम चेक किए थे, प्रोफेशन ऑफ द ऑथर, सोर्स ऑफ द पैसेज, पैसेज कहाँ से लिया गया है, साइंस मैगजीन, न्यूज़पेपर आर्टिकल, टेक्स्ट बुक से हो सकता है, कोई ब्लॉग से हो सकता है, जर्नल से हो सकता है। जब तक आपको मेन आइडिया नहीं समझेगा आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया हो सकता है, या फिर ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है। अगर हमें समझ में आएगा कि ये साइंस का पैसेज है तो ऑथर कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई इन्वेंटर हो सकता है। अगर कोई हिस्ट्री का पैसेज है तो ऑथर हिस्टोरियन हो सकता है। अगर कोई विराट कोहली पे आर्टिकल है तो ऑथर कोई स्पोर्ट्स कमेंटेटर हो सकता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो सकता है। तो जब तक मेन आइडिया नहीं समझेगा ये सारे क्वेश्चंस भी कभी आंसर नहीं हो पाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 80-90% जो कैट में आते हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेन आइडिया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है while we have to answer the questions in CAT. Now we are starting our practice by trying to understand the main idea, कि मेन आइडिया को कैसे हम फिगर आउट करते हैं, एंड स्पेशली मेन आइडिया को माइनर आइडिया से सेपरेट कर पाना, ये सबसे क्रूशियल स्किल होता है। मेन आइडिया के क्वेश्चंस में क्या होगा ना, वो आपको ऐसे ऑप्शंस देंगे जो सारे ही पैसेज में मेंशन होंगे। ऐसा कई बार होता है कैट में कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन पैसेज से ही लिए जाते हैं, बट सपोर्टिंग आइडिया को मेन आइडिया से अलग कर पाना या माइनर आइडिया और मेन आइडिया में सेपरेशन कर पाना, ये बहुत बड़ा स्किल रहता है। तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, दिस इज जस्ट बिगनर लेवल ओनली। अभी कैट लेवल से बहुत दूर है, ये सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। सो आपको एक पैसेज दिया हुआ है स्क्रीन पे एंड नीचे एक क्वेश्चन पूछा है, द मेन थीम ऑफ दिस पैसेजेस, एंड यू हैव 5 ऑप्शंस A B C D E। 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। चैट में यू कैन शेयर योर आंसर्स। प्लीज स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन।
मोर आंसर्स प्लीज क्विकली. From the online batch, I can see answers from Priyanshu and Divyan so far. बाकी लोग के आंसर्स क्विकली. ऑल राइट. सो आई थिंक अभी तक मेरे पास जितने भी 7 to 8 आंसर्स आ गए हैं, आप सबने आई थिंक अपना आंसर शेयर किया है एज ऑप्शन सी. सो यहाँ पे देखो, पैसेज एक प्लेस की बात कर रहा है जिसका नाम स्काई है, जो स्कॉटलैंड में है. इफ आई लुक एट द 5 ऑप्शंस, वेदर इट इज सो वेदर इट इज योर लैक ऑफ अफेक्टेशन, जो डी ऑप्शन है, या जो फर्स्ट ऑप्शन है द स्काई ओवर स्काई, लैक ऑफ ट्रीज, क्यूलेंस की बात हो रही है, ये सारी चीजें आपको पैसेज में कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसेज के स्कोप से बाहर जा रहा हो. सो आई कैन ऑल्सो मार्क इट फॉर यू. यहाँ पे देखो, ये आ गया, ये रहा स्काई. देन ये रहा, वहां पे ट्रीज नहीं है तो ट्रीलेस प्लेन्स है, ये रहा. अफेक्टेशन नहीं है, ये रहा. तो सारे ऑप्शंस पैसेज के अंदर से ही लिए गए हैं. नथिंग इज फ्रॉम बियॉन्ड द पैसेज. बट एक ऐसा ऑप्शन जो इन सबको समराइज कर दे, एनकैप्सुलेट कर दे एक सिंगल ऑप्शन के अंदर. तो पैसेज क्या कर रहा है, इस प्लेस के नेचुरल ब्यूटी को ही डिफाइन कर रहा है कि वहां का लैंडस्केप कैसा है, वहां पे ट्रीज नहीं है, स्काई, सी, माउंटेन्स, एवरीथिंग इज अबाउट डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. तो एक ऑप्शन जो सब कुछ एनकम्पास कर जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन सी. एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव सी एज द राइट आंसर. इन केस अगर कोई डाउट हो किसी को, हु वांट सम क्लैरिफिकेशन, तो प्लीज पूछ लेना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टर्म दिखेगा बार बार, किबुट्स करके वहां पे लिखा हुआ है. किबुट्स क्या होता है, यू माइट नॉट नो. बट ट्राई करना कि आप पैसेज के लाइन से ही निकालने की कोशिश करो. आप जब पैसेज को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा किबुट्स क्या होता है या किस तरह की प्लेस होती है. दैट अंडरस्टैंडिंग विल कम ऑटोमेटिकली वंस यू रीड द एंटायर पैसेज. तो डिक्शनरी यूज नहीं करनी है, गूगल यूज नहीं करना है, आपको पैसेज से ही वर्ड को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना है. एंड सेम काम करना है, मेन आइडिया बताना है. यू हैव 5 ऑप्शंस फॉर इट.
सो मोर आंसर्स प्लीज। आई थिंक कुछ लोगों ने सी ऑप्शन शेयर किया है, कुछ लोगों ने सेकंड ऑप्शन शेयर किया है। सम ऑफ यू हैव शेयर्ड फर्स्ट एज द आंसर। आई थिंक majority is with the second option so far. सो ये तो समझ में आ ही गया दैट द पैसेज टॉक्स अबाउट इजराइल की बात हो रही है। वी कैन सी द कंट्री ऑलरेडी। एंड किबुट्स जो है वो एक ऐसी प्लेस की बात कर रहा है जो वहाँ का कम्युनल सेटलमेंट है, जहाँ पे जो वहाँ की नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, वो लोग रहते हैं एज अ सेटलमेंट। एंड एज अ प्लेस वो बहुत डेजर्ट्स एंड स्वॉर्म्स में लोकेटेड था, तो वहां पे रहना आसान नहीं था। आपको दिया हुआ है दैट द प्रॉब्लम ऑफ टर्निंग स्वॉम्प एंड डेजर्ट, राइट? सो इट वाज नॉट अ सिटी काइंड ऑफ अ सेटलमेंट, बट वहां पे डेजर्ट था, कीचड़ था, दलदल था। एक बहुत क्रूशियल वर्ड है यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑथर के चेंज ऑफ टोन को हाईलाइट करता है, ट्रांजिशन को हाईलाइट करता है। एंड दैट वर्ड इज अ कॉन्ट्रडिक्शन का इंडिकेटर ऑल्सो, ये रहा। बट हम कब यूज करते हैं? हाउएवर वर्ड हो गया, बट हो गया, डिस्पाइट हो गया, इंस्पाइट ऑफ हो गया। ये सारे वर्ड्स शो करते हैं कि ऑथर कोई चीज को अपोज करने वाला है, कॉन्ट्रास्ट करने वाला है। तो इसका मतलब स्वॉर्म्स को कॉन्कर कर लिया गया है। एंड डेजर्ट इज ऑल्सो बिकमिंग ग्रीन। तो लाइफ वहां पे चेंज हो रही है। प्लस पहले बहुत मोनोटोनस डाइट था, अभी वो अपने क्रॉप्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एज यू कैन सी। लाइफ हैज ऑल्सो बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये भी बताया है। आपको एक किबुट्स का एग्जाम्पल भी दिया है जिसका नाम डोरॉट है, ये रहा वन सच किबुट्स। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एग्जाम्पल दिया है कि फॉसेट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इफ आई लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन, जैसे कि ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ये पैसेज में आया तो है डिस्कशन में, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल का काम कर रहा था। वन सच किबुट्स की बात हुई थी। सो एक तो ये बहुत एंड में जाके आया है, प्लस दिस इज ओनली फंक्शनिंग लाइक एन एग्जाम्पल। तो ये मेन आइडिया नहीं हो सकता, सो डी के नॉट बी द आंसर। सेम फैशन में इसी रीजन की वजह से फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फॉसिट सिर्फ एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये पैसेज का मेन आइडिया नहीं हो सकता। लास्ट लाइन में ही उसका मेंशन हुआ है, एंड दैट इज जस्ट टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दिस के नॉट बी द आंसर। इसको भी एलिमिनेट कर दिया, डी को भी एलिमिनेट कर दिया। लास्ट ऑप्शन के साथ भी प्रॉब्लम है। किबुट्ज्म आर गुड प्लेसेस टू लिव। ऑथर ने ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया है कि वो गुड प्लेसेस टू लिव हैं क्या। एंड दे आर लोकेटेड इन स्वॉर्म्स एंड डेजर्ट्स, ये भी गलत है। दे वर लोकेटेड इन स्वॉर्म्स एंड डेजर्ट्स, बट अब तो हमने स्वॉर्म्स को कॉन्कर कर लिया है, ये रहा। एंड डेजर्ट भी ग्रीन हो गया है। तो ई भी सूट नहीं करता है। एंड सी के साथ भी एक प्रॉब्लम है। ये वर्ड देखो, सिंस। सिंस का मतलब क्या हो गया? बिकॉज के जैसे, कि सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम, दैट इज वाई इट हैज बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड। ऐसा कोई कनेक्शन पैसेज में नहीं आया है। सिक्योरिटी का बात यहां पे हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइज्ड का बात ये लास्ट सेकेंड लाइन में हुआ है। तो सिक्योरिटी की वजह से इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ, ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट ऑथर ने तो नहीं दिया है। तो अपने मन से आपको ऐसा कोई कनेक्ट स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वहां पे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स थे, ये भी आ गया। ये रहा किबुट्स वर्ड। वो प्रॉब्लम्स को क्या किया गया है, सॉल्व किया गया, वो भी आ गया इसमें। और लाइफ पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ज्यादा इवॉल्व हो गई है। पहले बहुत कम ऑप्शंस थे, अभी हर चीज के लिए उनके पास ऑप्शंस हैं।
वेदर इट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, सब में लाइफ चेंज हो गया है उनका। देखो ये रहा, लाइफ हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स थ्रू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिफिकल्ट के सेंस में नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ मोर ऑप्शंस एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस। तो बी ने पैसेज के क्रक्स को रिफ्लेक्ट कर दिया है, सो दैट इज द राइट आंसर। प्लस इस ऑप्शन में कुछ गलत भी ऐड नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगता है जो 80% बिल्कुल सही है, बट उसमें कुछ बाहर से ऐड कर दिया, पैसेज के डेटा के बाहर चले गए, तो उसको आंसर नहीं ले सकते हैं। समथिंग दैट इज लाइक आपको वो 60% ही लग रहा है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना अप्रोप्रिएट है, आपको लगता है कि इससे बेटर मेन आइडिया हो सकता था, लेकिन अगर उसमें कुछ भी रॉन्ग ऐड नहीं किया गया है, तो दैट इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। जिस ऑप्शन में कुछ भी बाहर का डेटा ऐड हो गया है, कुछ भी पैसेज के स्कोप से बाहर चला गया है, वो तो कभी आंसर नहीं हो सकता। एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है स्टिल माइंड में, कोई और ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो प्लीज डू नॉट बी हेजिटेंट अबाउट इट, आप डिस्कस कर सकते हो। आई एम ट्राइंग कि मैं सारे ऑप्शंस का आपको लॉजिक बताऊं, बट फिर भी अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ काफी कम हो गया है, देखो दिस इज अ वेरी स्मॉल पैसेज। ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ 4 सेंचुरी से, एंड यहाँ स्पीड पे खत्म हो जाता है। तो लेंथ ऑलमोस्ट हाफ से रिड्यूस हो गया है, एंड आपको सेम पैसेज का एसेंस बताना है, मतलब मेन आइडिया ही बताना है। All right, so for this question, I can see the answers.
uh, some people have taken B as the answer, some have taken C as the answer. डी भी शेयर किया है काफी लोगों ने. अच्छा, अब इसमें वी कैन अंडरस्टैंड दैट पैरा टॉक्स अबाउट रोमन एम्पायर, लार्ज एम्पायर था, एंड दो रीजंस की वजह से ऐसा हो पाया था. व्हाट वर दोज रीजंस? दैट फर्स्टली, सो ये रहा, देखो टू एसेट्स की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट था कि उनकी हाईली ट्रेन्ड आर्मी, एंड सेकेंड एंड मोर इम्पोर्टेंट रीजन था द सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जिसकी वजह से वो इसको इजीली डिप्लॉय कर पाते थे. इफ आई लुक एट ऑप्शन डी एंड ई, जो लास्ट के दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों इनकम्प्लीट ऑप्शंस हैं. उसका रीजन क्या है? डी वाला सिर्फ आर्मी का बात कर रहा है, बट ट्रांसपोर्टेशन का कोई बात नहीं हुआ. और जो लास्ट ऑप्शन है वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहा है, आर्मी का कोई बात नहीं कर रहा है. तो ये दोनों आपके थोड़े से, मतलब अगर दो कॉजेस की वजह से रोम का लार्ज एम्पायर था, तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे. आप एक को कवर करके एक को स्किप नहीं कर सकते हो. तो ये भी इनकम्प्लीट ऑप्शन है और ये भी इनकम्प्लीट ऑप्शन है. तो डी एंड ई तो आंसर नहीं हो सकते. अब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसने तो रोम का लार्ज एम्पायर है वही बात नहीं किया है. इफ यू लुक एट कि वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो रोम हैड अ लार्ज एम्पायर और अ बिग एम्पायर, वो सब कुछ बताया ही नहीं. तो ये तो वैसे भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, मेन आइडिया ही नहीं आ रहा. सो एलिमिनेटेड. तो ए आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, ई भी आंसर नहीं हो सकता. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास दो बेटर ऑप्शंस हैं, वो एक तो आपका सेकेंड ऑप्शन है बी वाला, और एक सी ऑप्शन है. बी क्या बोल रहा है? रोम हैड अ बिग एम्पायर, अ पावरफुल आर्मी एंड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन. ये तीनों फैक्टर्स हैं. And Rome was able to maintain a large empire because it had excellent transportation and then that allowed its efficient army to move quickly from place to place. अब बी को आंसर लें कि सी को आंसर लें, दोनों तो आंसर नहीं हो सकते. देर कैन बी ओनली वन राइट आंसर, मल्टीपल आंसर्स नहीं है. कैन एनीवन ट्राई एक्सप्लेनिंग कि कौन सा होना चाहिए बी या सी में से? अगर मैं सी को आंसर लेती हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सेकेंड ऑप्शन, एंड वाइस वर्सा? Ma'am, can अगर I आप बी, explain? यस प्लीज गो अहेड. Ma'am, because the Rome Empire was big for two reasons. Because of its powerful army and the good transportation system. In option C, yeah, the option stating that the empire was large because of this transportation system, but he's not talking about the powerful army. So we will go with the option B because it's discussing the both factors. ऑल राइट, ओके, आई हर्ड योर लॉजिक, ठीक है, थैंक यू. नाउ आई वुड वांट एनीबडी एल्स आल्सो जिसको लगता है कि सी आंसर होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए. एनीवन विल ट्राई? सो आई थिंक चैट में somebody has tried answering. प्रियांशु, लार्ज एम्पायर और बिग एम्पायर तो एक ही बात है ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, आई थिंक अलीशा एंड परी ने अपने आंसर्स जो दिए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड. ओके सक्षम. सो सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना, सेकेंड ऑप्शन ने इनको कॉमा लगा के लिख दिया. बिग एम्पायर कॉमा पावरफुल आर्मी एंड ट्रांसपोर्टेशन को मेंशन कर दिया. कॉमा अपन कब लगाते हैं? जब कोई इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को मेंशन किया जाता है,
कि आपके पास एक कार है, कॉमा एक बाइक है, कॉमा एक बाईसाइकिल है। यहाँ पे ये तीन इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं थे, प्लीज बी वेरी केयरफुल। दो कॉजेज आपको बताए गए थे और उनका एक मतलब मेन इफेक्ट बताया गया था। इफ यू लुक एट द पैसेज अगैन, रोम का एक लार्ज एम्पायर था और ये दो चीजों की वजह से हो पाया था। तो ये तो इफेक्ट हो गया, और इसके दो कॉज आपको दिए थे। ये रहा फर्स्ट कॉज और ये रहा सेकंड कॉज। और उसने खुद ने बताया था कि सेकंड कॉज का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। बी ऑप्शन ने ये सारे चीज को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, इनको तीन इंडिपेंडेंट चीजों की तरह मेंशन कर दिया कि बिग एम्पायर एक अलग चीज है, आर्मी एक अलग चीज है और ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज है। व्हाट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट? बिग एम्पायर बना ही किसकी वजह से है? आर्मी एंड ट्रांसपोर्टेशन से। और इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है। सो ये सब इसमें बिल्कुल साइड लाइन हो गया। सो बी आंसर नहीं हो सकता, सी इज द राइट आंसर। लुक एट दिस लाइन, रोम वॉज एबल टू मेंटेन अ लार्ज एम्पायर बिकॉज, ये कनेक्टर आना बहुत जरूरी था। तो रोम के पास एक एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन था जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंट आर्मी। तो आर्मी एफिशिएंट भी बता दिया है, ये रहा। लेकिन सेकेंड फैक्टर का वेटेज ज्यादा है, वो भी यहां पे सिग्नल हो गया। और ये कॉज एंड इफेक्ट का लिंक भी आ गया। So everything conveyed perfectly. C is the right answer. Now one last question from this particular exercise. Again, passage का length ज्यादा नहीं है, but there can be some close options.
All right, so I can see answers shared by most of you fluctuate between आई थिंक मेजोरिटी के आंसर्स बी और ई के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। डी भी कुछ लोगों ने शेयर किया है, बट मेजोरिटी इज बिटवीन द सेकेंड ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ये दोनों ऑप्शंस एक्चुअली क्लोज थे। अगर आप क्लोज ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इज ऑन द राइट पाथ। जैसे जैसे आपका रीडिंग और इम्प्रूव होगा, आप और प्रैक्टिस करोगे, तो वो जो एक फाइनर नुआंसेस होते हैं वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे इस पैसेज में ऑथर ने बोला दैट डिस्पाइट कॉन्ट्ररी एविडेंस मेनी पीपल फील दैट फ्लाइंग इज मोर डेंजरस देन ड्राइविंग। जबकि एविडेंस कुछ और बोलता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं दैट फ्लाइंग इज मोर डेंजरस देन ड्राइविंग। नाउ इफ वी लुक एट, ऑथर ने मेनली इसका ब्लेम किस पे डाला है? मीडिया कवरेज के ऊपर। एंड देखो ये रहा मीडिया अटेंशन एंड अगेन मीडिया कवरेज। तो वही एक आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है पैसेज में। इसका मतलब इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। क्योंकि ये रॉन्ग बिलीफ आता ही कहां से है? बिकॉज ऑफ द वे मीडिया कवर्स द, एज इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स का जो कवरेज होता है एंड ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स का जो कवरेज होता है, तो मीडिया बहुत फोकस करता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के ऊपर। और उसके वजह से ही ये रॉन्ग बिलीफ जनरेट होता है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। कैसे मैं ऑप्शंस को क्विकली एलिमिनेट कर सकती हूँ? लुक एट ऑप्शन सी, फोर्सिंग एयरलाइंस टू इंप्रूव देयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ऐसा तो कोई डिस्कशन पैसेज में आया ही नहीं है, पैसेज के स्कोप से ही बाहर जा रहा है। सो दिस कैन नेवर बी द मेन आइडिया, एलिमिनेट कर दो। नाउ डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, मीडिया कवरेज का आइडिया मिस हो गया है। देखो किसकी वजह से ये बिलीफ जनरेट होता है वो आपने बताया ही नहीं, तो ये मेन आइडिया नहीं हो सकता, एलिमिनेटेड। नाउ कम डाउन टू ऑप्शन फर्स्ट। अगेन आपने बोला ही नहीं कि कोई रॉन्ग बिलीफ है, वो बताया ही नहीं। मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, वो भी नहीं बताया। तो मेन आइडिया तो पूरा ही गायब हो गया, एलिमिनेटेड। ए हट गया, सी हट गया, डी भी हट गया। नाउ वी हैव बी एंड ई एज आर क्लोज ऑप्शंस। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, बिल्कुल ठीक है। दे गेट मच लेस। सो पीपल wrongly believe that flying is more dangerous than driving. मीडिया कवरेज इज रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही है। दैट फ्लाइंग इज मोर डेंजरस देन ड्राइविंग, बिल्कुल सही बात है। इवन दो मोर पीपल आर किल्ड ऑन द रोड्स देन इन द एयर। नाउ इफ आई कंपेयर द टू ऑप्शंस, काफी कुछ तो दोनों में सिमिलर लग रहा है, बट राइट आंसर तो एक ही हो सकता है। नाउ आई वुड वांट टू हेयर फ्रॉम समबडी कि बी होना चाहिए कि ई होना चाहिए, एंड व्हाई नॉट द अदर वन देन? अगर आप ई को आंसर ले रहे हो तो व्हाई नॉट द सेकंड वन? और अगर आप सेकंड वाले को आंसर ले रहे हो तो व्हाई नॉट द लास्ट वन? एनी एक्सप्लेनेशंस एनीवन? Ma'am, it could be E because in option B, the media is not accountable for the wrong belief. It's not given that media is accountable for wrong belief. Meanwhile, in the passage, it's like given. But Divya, if I because aircraft accidents get a lot of media attention, so ये because word यूज किया, उसको cause बता दिया। और देखो ये रहा media coverage account for this, so media coverage is responsible for this erroneous wrong belief। तो because word यूज करो, चाहे आप मीडिया कवरेज अकाउंट्स फॉर दिस बोलो, वो तो एक ही बात है, दैट इज जस्ट रीफ्रेजिंग ऑफ द सेम आइडिया। तो वो रीजन से तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भी देखो रिस्पॉन्सिबल वर्ड यूज किया, दैट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक सेइंग बिकॉज।
और कोई डिफरेंस लग रहा है? समथिंग दैट कैन हेल्प अस एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शंस? बट वेल ट्राइड डेफिनेटली. अलीशा सेज इवन दो एवरी ईयर, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स मेंशन नहीं है. एंड परी बोल रही है हाउ मेनी पीपल डाई, ये मेंशन नहीं है. ओके, आई अग्री विथ व्हाट यू आर थिंकिंग. यस सक्षम, एक्सट्रीमली रेयर एंड अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी. ओके. सो ई ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, देखो, वो ऑथर के कॉन्ट्रडिक्शन में चला गया. आई वॉन्टेड टू हेयर दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वो सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा मेंशन नहीं कर रहा है, वो ऑथर के टोन के ही ऑपोजिट हो गया है. ऑथर ने बोला कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लाइन देखो, फ्यू इफ एनी पीपल आर किल्ड और इंजर्ड इन अ मिसहैप. फ्यू इफ एनी का मतलब क्या होता है कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में डेथ्स जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं. फ्यू इफ एनी, फ्यू का मतलब नेग्लिजिबल होता है, तो होते भी हैं तो एक तो होते ही नहीं है, होते भी हैं तो बहुत कम नंबर है, एंड सीरियस इंजरीज भी बहुत रेयरली होती हैं, ऐसा ऑथर का बोलना है. रियलिटी माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत सीरियस होते हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन ऑथर का ये बोलना है कि रोड एक्सीडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, बट वो इतने ग्रेव नहीं होते, इतने सीरियस नहीं होते, उसमें डेथ्स बहुत हार्डली रेयरली होते हैं. जबकि यहां देखो क्या बोला है, एवरी ईयर मोर पीपल आर किल्ड ऑन रोड्स. तो ये तो बिल्कुल इसको कॉन्ट्राडिक्ट ही कर देगा, ऑपोजिट ही हो जाएगा. तो ई कभी भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज उसने ये रॉन्ग चीज को ऐड कर दिया. अब ऑब्वियसली एग्जामिनर को एक ऑप्शन को तो रॉन्ग करना ही था ना, तो उसने उसका फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल सही रखा कि मीडिया कवरेज इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लाइंग इज मोर डेंजरस, वो सब तो ठीक था. बट जानबूझ के ये लाइन ऐड कर दी ताकि वो ट्रिकी ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो राइट आंसर भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो ऑथर के अगेंस्ट चला गया. सो इट हैज टू बी एज द राइट आंसर. सेकेंड वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है एंड नॉट द लास्ट वन. नाउ दिस इज जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि मेन आइडिया किस तरह से अपन फिगर आउट करते हैं, किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं. अभी बहुत छोटे पैसेजेस की हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, कोई एज सच हार्ड वोकैबलरी नहीं है. एज वी प्रोग्रेस हमें इसी को लेंदी पैसेजेस के लिए भी करना होगा, कंटेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, वोकैब का लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दैट इज वेयर द चैलेंज विल लाई. नाउ इसी मेन आइडिया को समझने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिगर पैसेजेस, एक पैराग्राफ से मेन आइडिया निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है. बट कैट के पैसेजेस का जो लेंथ है वो एक पैरा का नहीं होता. देर विल बी एटलीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ्स या 4 to 5 पैराग्राफ्स. जैसे कि आपका न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है जैसे, तो वहां पे जब मेन आइडिया निकालना होता है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि इतने बड़े पैसेज को हम कैसे पूरा एनकैप्सुलेट करें, 2-3 लाइन में कैसे डिसाइड करें कि क्या है मेन आइडिया, क्या चीज सपोर्टिंग आइडिया का काम कर रही थी, मेन आइडिया कौन सा था. वहां पे ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. प्लस इन माई इंटरेक्शन विथ so many students over the 10-15 years of my experience, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट शेयर करते हैं कि मैम बाय द टाइम हम लास्ट पैरा तक आते हैं तो हमें फर्स्ट पैरा का ट्रेन ऑफ थॉट बिल्कुल छूट जाता है कि फर्स्ट पैरा क्या बोल रहा था, वो सेकंड पैरा से कैसे कनेक्ट हो रहा था, स्टार्टिंग में ऑथर ने क्या बताया था, एंड आते आते वो पूरा लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इतना कोई रिटेन नहीं कर पाता माइंड में. अगर थोड़ा भी लेंदी पैराग्राफ्स हैं, थोड़ा भी बड़ा पैसेज है, एंड स्पेशली अगर कंटेंट भी डेंस है, तो एंड आते आते वो पूरा एक खिचड़ी बन जाता है कि ऑथर स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, सेकंड थर्ड पैरा किस बारे में थे.
बिकॉज किसी का भी माइंड इतना सब कुछ रिटेन नहीं कर सकता है। प्लस आपको एक ही पैसेज तो सॉल्व नहीं करना है, फर्स्ट पैसेज किया फिर सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है, तो दैट इज वेयर दिस स्किल ऑफ पैराफ्रेजिंग विल रियली हेल्प यू। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, देखो, राइटिंग समथिंग इन वंस ओन लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। मतलब आप चीजों को सिंप्लीफाई कर दो, डिफिकल्ट लैंग्वेज को इजी में कन्वर्ट कर दो, और उसको बहुत सिंपली समराइज कर दो इन अ वेरी कंसाइज मैनर। जैसे अगर आपने एक पैराग्राफ रीड कर लिया है तो मे बी एक लाइन में उसको पैराफ्रेज कर दो। आपको जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट लगता है उसको जितना कंसाइज वे में हो सकता है, सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है, अपने रफ शीट पे नोट कर लो। जैसे अगर पैसेज महात्मा गांधी की बात कर रहा था या विराट कोहली की बात कर रहा है, तो आप अपने शीट पे लिखना शुरू कर दो, पेन लो और VNK लिख दो। पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। आपका रफ पेज कोई चेक नहीं करेगा, वहां पे कैट में आपको रफ शीट्स मिलते हैं, वो रफ शीट्स कोई चेक नहीं करता है। तो आप जो भी लिख रहे हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो, तो आप महात्मा गांधी को M और G करके लिख दो, या विराट कोहली को V और K करके लिख दो। अगर ऑथर उनके बारे में कुछ तारीफ कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप प्लस का साइन बना दो पॉजिटिव, या अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन बना दो। आ, कुछ भी आपको लगता है, कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, कोई किसी प्लेस का नाम आ रहा है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट का नाम आ रहा है, तो उसको शॉर्ट में नोट कर लो, ताकि आपके पास एक ट्रेन ऑफ थॉट बनना शुरू हो जाए कि ओके, फर्स्ट पैरा में इस पर्सन का इंट्रोडक्शन आया या इस प्लेस का इंट्रोडक्शन आया, उसके बारे में ऑथर का टोन इस तरफ से जा रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ऐसे ही सेकंड पैरा के लिए भी करो कि सेकंड पैरा एग्जाम्पल दे रहा है क्या फर्स्ट पैरा को सपोर्ट करने के लिए, तो यू कैन जस्ट राइट कि एग्जाम्पल दिया है, E और G करके लिख दिया। तो इससे क्या होगा ना, बाय द एंड ऑफ इट आपके पास एक पूरा फ्लो चार्ट होगा कि ओके, हर पैरा क्या कर रहा था। एंड उस केस में फिर मेन आइडिया निकालना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज यूल हैव अ प्रॉपर ट्रेन ऑफ थॉट कि कौन सा पैरा क्या करने का ट्राई कर रहा है। एंड दैट इज वाई वहां पे वो 3 C's दिए हैं, देखो, क्लियर, कंसाइज एंड कॉन्वर्सेशनल। मतलब आप जो पैराफ्रेजिंग करोगे वो बहुत सिंपल होना चाहिए लैंग्वेज में, शॉर्ट में होना चाहिए, एंड बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में होना चाहिए। एंड ये प्रैक्टिस एडिटोरियल के साथ बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो, कीप अ पेंसिल विथ यू, या तो वहीं पे साइड में पैराफ्रेज कर दो या अपने पास कोई रफ पेज रख लो, बट ट्राई दैट यू जॉट डाउन समथिंग फ्रॉम ईच पैराग्राफ। दैट विल रियली हेल्प यू विथ क्वेश्चंस ऑल्सो। आपका रिग्रेशन कम हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले 5-6 मिनट तो पैसेज को पढ़ने में लगाते हैं, फिर हर क्वेश्चन के लिए वापस पैसेज को रेफर करते हैं, वहां पे एक आध मिनट हर क्वेश्चन में खराब करते हैं। तो जो पैसेज 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, आपने उस पर 12 to 13 मिनट्स लगा दिए। तो इसका मतलब आपका एक पैसेज तो वैसे ही हाथ से गया। अगर आप 12-13 मिनट लगाओगे एक पैसेज को पूरा सॉल्व करने के लिए, तो आप चारों पैसेज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 8 क्वेश्चंस वर्बल लॉजिक के भी होते हैं, 16 क्वेश्चंस RC के होते हैं, और टोटल टाइम 40 मिनट्स ही होता है। तो अगर आपने 12 या 13 मिनट लगा दिए एक पैसेज पे, तो आप 4 पैसेज तो कभी भी नहीं कर सकते। 3 भी अगर करोगे तो फिर आपके बाकी वर्बल लॉजिक के क्वेश्चंस पूरे ऑलमोस्ट रह जाएंगे। तो आपका अटेम्प्ट्स बहुत कम हो जाएगा। एंड इफ यू आर एक्चुअली एमिंग A+ वाले कॉलेजेस, तो वो तो फिर गया हाथ से। यहाँ पे जैसे आपको पैराफ्रेजिंग का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, देखो कि कैसे हमारे पास जो पैसेज आएंगे उनका लैंग्वेज बहुत डेंस होगा और हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, यू कैन ऑलरेडी सी इट, फेमस पेंटर अर्नो ब्लैकमैन की बात हो रही है। लुक एट हाउ दे हैव प्रेजेंटेड इट, that he established a highly reductive compositional format, that is the vertical alignment of expansive soft-edged rectangular forms suspended within a monochromatic field। अब इसका जो एक्चुअल आइडिया है वो बहुत सिंपल है।
बट जानबूझ के लैंग्वेज एंड वोकैब को इस तरह से प्रेजेंट किया कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, कॉन्वोल्यूटेड लगे। पेंटर तो हमें पता है, पेंटर पेंटिंग ही बनाएगा। मोनोक्रोमैटिक का मतलब, मोनो मतलब सिंगल होता है, क्रोम मतलब कलर होता है। तो मोनोक्रोमैटिक मीन्स कि सिंगल कलर में था। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब एक के ऊपर एक रखा था। सॉफ्ट एज रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस थे जिनका एज थोड़ा सा शार्प या डिफाइंड नहीं था, थोड़ा फजी एजेस था या इल डिफाइंड एजेस था, और उनको एक के ऊपर एक रखा गया और उसको उसने बस पेंट किया था। ये हाईली रिडक्टिव कंपोजिशनल फॉर्मेट का मतलब क्या था, टू पेंट अ पेंटिंग, जो आपके सामने टेबल पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको आपने अपने कैनवस पे पेंट कर दिया। तो बस इतना ही वो बताने का ट्राई कर रहा था। आई कैन इवन शो यू द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो ब्लैंकमैन ने क्या किया है, सम फजी बॉक्सी शेप्स जो हैं, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक किए गए थे, उनको पेंट कर दिया है। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब कुछ नहीं था, टॉप ऑफ ईच अदर था। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर था। हाईली रिडक्टिव कंपोजिशनल फॉर्मेट मतलब आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने उसका पेंटिंग बनाया। और वो ऑब्जेक्ट क्या था, बॉक्स शेप के कुछ आर्टिकल्स थे जिनका एज थोड़ा फजी शेप में था, मतलब डिफाइंड एज नहीं था, पॉइंटेड एज नहीं था। तो इसी को पैराफ्रेज करना बोलते हैं। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप एक डिफिकल्ट टेक्स्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हो ऐसी लैंग्वेज में जो आपको इजीली समझ में आती है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हर लाइन को ऐसे कन्वर्ट कर देना है, बट वॉट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हो जिसमें 7 to 8 लाइन्स हैं, तो उसमें जो भी आपको प्रॉपर नाउन्स दिखाई दे रहे हैं, कोई पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है, अगर आपको ऑथर का टोन समझ में आ रहा है कि वो तारीफ कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो एटलीस्ट ये सबको मार्क करना स्टार्ट करो। आप सिंबल्स को यूज करो, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करो, प्रॉपर नाउन्स को हाईलाइट करो। कहीं पे अगर ऑथर कोई कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, बट आ रहा है, हाउएवर आ रहा है, तो मतलब ऑथर का टोन चेंज होने वाला है, उसको मार्क कर लो। बट प्लीज मेक सम नोट्स फ्रॉम ईच पैराग्राफ, और ये पढ़ते टाइम ही करना है साइमल्टेनियसली, सो दैट बाय द एंड ऑफ द पैसेज आपके पास अपने रफ पे एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ रहेगा कि हाँ, हर पैरा से मेरे पास कुछ ना कुछ क्रूशियल एलिमेंट्स तो मैंने लिख लिए हैं, एंड नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। उससे क्या होगा ना, ये जो मेन आइडिया वाला क्वेश्चन है, टोन वाला क्वेश्चन है, टाइटल वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट इनके लिए आपको पैसेज पे वापस नहीं जाना पड़ेगा। मतलब काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको पैसेज पे वापस रेफर नहीं करना पड़ेगा, एंड मे बी आप 8 मिनट्स 9 मिनट्स में अपना पूरा आरसी कंप्लीट कर पाओगे। और उस केस में मे बी आप चारों पैसेज भी अटेम्प्ट कर पाओगे एंड बाकी क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। नाउ दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल लिया है। तो ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से ही लिया गया है, और रेड में नीचे आपको हमने उसको फ्रेज करने का ट्राई किया है। ये आपको समझाने के लिए है, तो बहुत फॉर्मली लिखा गया है, मतलब कॉमा भी लगाया है एंड प्रॉपर वर्ड्स यूज किए हैं। आपको इतना फॉर्मली करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। अगर टर्की है तो आप TY लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरे सेंटेंस बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत शॉर्ट में ही करो। बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है। एक पूरे पैरा को हमने कैसे एक लाइन में पैराफ्रेज कर दिया। ऑल्सो कंपेयर द लैंग्वेज का डिफरेंस। जैसे वहां पे लिखा हुआ है बर्जियोनिंग वर्ड आ रहा है, अगर आप फर्स्ट पैरा चेक कर रहे हो तो वहां बर्जियोनिंग वर्ड आपको दिखेगा, असर्टिव वर्ड दिखेगा, लर्ज्ड वर्ड आया है। अब उसको हमने कैसे पैराफ्रेज किया, टर्कीज गवर्नमेंट इज अ मेस राइट नाउ। ये ऐसा लैंग्वेज है जो हम रोज में यूज करते हैं, मेस वर्ड कोई बहुत स्पेशल वर्ड तो नहीं है। ऐसे ही आप सेकंड पैरा चेक कर सकते हो, थर्ड पैरा चेक कर सकते हो। आई वॉन्ट एवरी वन टू जस्ट रीड इट वंस।
एक बार फर्स्ट पैरा पढ़ो, नीचे का रेड लाइन चेक करो, फिर सेकंड पैरा पढ़ो, देन चेक द रेड लाइन एंड ट्राई टू कंपेयर कि किस तरह से पैराफ्रेज किया है, क्या डेटा इंक्लूड करने का ट्राई किया है। एंड अगर ऐसे आपने पैराफ्रेज कर लिया इससे बहुत शॉर्ट में भी, तो बाय द एंड ऑफ इट यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो एक बार प्लीज पूरा रीड करके देखो एंड देन वील गो अहेड। ऑल राइट, सो आई होप दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको आया कि पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है। नॉट समथिंग सो फॉर्मली, बट देन यस,
आई रियली वांट कि आप जब कोई भी थोड़ा सा पैसेज जो लेंदी है, मतलब जिसमें अगर एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स भी आ रहे हैं, तो यू शुड हैव अ पेन और अ पेंसिल एंड यू शुड जॉट डाउन एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम एवरी पैराग्राफ। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स पैसेज में बाय द एंड ऑफ इट आपको सब कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, एंड क्वेश्चंस के लिए फिर आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। क्वेश्चन सारे इन्फ्रेंशियल आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, तो आपको बार बार पैसेज पे रेफर करना पड़ेगा टू आंसर एवरी क्वेश्चन, एंड दैट इज लाइक वेस्टिंग डबल ऑफ द इनिशियल टाइम। तो फिर हार्डली 2 ही पैसेज अटेम्प्ट कर पाओगे, रिमेनिंग 2 तो आप नहीं अटेम्प्ट पाओगे। एंड वी नो दैट वर्बल में एक्यूरेसी इज नेवर 100%, तो हमारा अटेम्प्ट्स बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मेंटेन अ डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, स्पेशली अगर आपका एम A+ या क्लाउड ए वाले कॉलेजेस भी हैं, मे बी अ 90 परसेंटाइल एटलीस्ट। चलो, वन लास्ट पैसेज फॉर द डे। अगैन एक ही पैराग्राफ है जो ऑलरेडी पूरा आपकी स्क्रीन पे है। देर इज नो अदर पैराग्राफ इन दिस, एक ही पूरा पैराग्राफ है, एंड वी हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज। क्वेश्चन कौन से हैं एक बार चेक कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, एंड सेकंड आपसे ऑथर का प्रोफेशन गेस करने को बोल रहा है। दोनों इनडायरेक्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर डायरेक्टली कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी ट्राई किए थे, तो आई होप कि इस टाइम अगर आप केयरफुली अंडरस्टैंड करके करोगे तो यू माइट गेट 100% एक्यूरेसी, बोथ कैन बी करेक्ट। सो लेट्स गो बैक टू द पैसेज। 3 minutes or at max 4 minutes should be enough to read it.
All right, I hope everybody has read the passage carefully. Let's proceed to the questions. सो दोनों क्वेश्चंस चेक कर लो, फर्स्ट वाला भी चेक कर लो एंड सेकंड वाला भी चेक कर लो, एंड यू कैन शेयर आंसर्स आल्सो फॉर बोथ द क्वेश्चंस. All right, let's start with the first question. Most logical title of the passage, right? Title is nothing but the central idea, like I said. Central idea को थोड़ा concise way में represent करना है. So that is your title. I think the answer shared by most of you for this question. So something that should not be the answer. We know that. Look at the second option in this. The evolution of racism in America. एवोल्यूशन का मतलब आप कोई चीज का ओरिजिन से डेवलपमेंट ट्रेस करने वाले हो. तो ये टर्म कहाँ से आया, रेसिज्म वर्ड कैसे बना, कौन से ईयर में बना, कैसे कैसे वो इवॉल्व होता गया, ग्रेजुअली डेवलप हुआ, ये सब पैसेज ने डिस्कस नहीं किया है. तो उसके हिस्ट्री को ट्रेस नहीं कर रहा है, उसके ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ट्रेस नहीं कर रहा है. तो इसलिए सेकंड तो आंसर नहीं होना चाहिए. फर्स्ट भी आंसर नहीं होना चाहिए बिकॉज इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्टिकुलरली, कोई कंपनीज का एग्जाम्पल, कोई स्टैटिस्टिक्स ऐसा भी डिस्कस नहीं हो रहा है. तो ये भी टाइटल नहीं होना चाहिए. तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड डी. कुछ लोगों ने सी आंसर लिया है, कुछ लोगों ने डी भी आंसर लिया है. मुझे डी वाला बहुत कैची टाइटल लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव टाइटल लग रहा है. वी आर ऑल रेसिस्ट. तो अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है ऐसा, तो आई माइट फाइंड दिस एज अ वेरी अट्रैक्टिव टाइटल. तो जो लोग डी को आंसर नहीं ले रहे हैं, कैन एनीवन हेल्प मी, व्हाई नॉट द लास्ट ऑप्शन? If we see that we are all racist, can't this be the title of the passage? And if not, then why? सो इसका पहला वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो. वी आर ऑल रेसिस्ट. वी का मतलब सब आ गए उसमें, ऑथर भी आ गया एंड एवरीवन इंक्लूडेड. और सी बोल रहा है रेसिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट, द स्टोरी बिहाइंड इट, राइट? एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? जो भी आपके गवर्निंग बॉडी होते हैं, जैसे आपकी गवर्नमेंट है, आपके यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इन सबको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाएगा. मीडिया हो गया, ये सब आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ. ऑथर का जो ब्लेम है यहाँ पे रेसिज्म के लिए, ऑथर कॉमन मैन को ब्लेम नहीं कर रहा कि हर इंसान रेसिस्ट है, ऐसा उसने नहीं बोला है. उसने कहा कि रेसिज्म किसकी वजह से हो रहा है, देखो, इट इज द फिलोसफी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट. एंड कहाँ प्रोपोगेट करते हैं वो? हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मास मीडिया हो गया.
एंड देन उसने आपको और भी एग्जाम्पल दिया है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड यूनियंस की बात करी है, आईक्यू टेस्ट में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, पार्शियलिटी की जाती है, वो समझाया है। तो इसका मतलब ऑथर ये नहीं बोल रहा कि हर इंसान रेसिज्म को प्रैक्टिस करता है। ऑथर का पूरा ब्लेम किसके ऊपर है? ऑन द इस्टेब्लिशमेंट, ऑन द मीडिया, ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो इसलिए डी आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, रेसिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी बिहाइंड इट। सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट का आंसर सी होना चाहिए। लेट्स ट्राई द लास्ट एंड द सेकेंड क्वेश्चन। सो ऑथर का प्रोफेशन गेस करना था। So I think the answers received so far. हाँ नौमित, आपका लॉजिक वाज क्वाइट राइट। सेकंड के जो आंसर्स मुझे दिख रहे हैं सो फार, आई थिंक कुछ लोगों ने सेकंड को पिक किया है, हिस्टोरियन। कुछ लोगों ने सी को पिक किया है, दैट इज एडवोकेट ऑफ राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका। एनी मोर आंसर्स? कैन ही बी मे बी एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट? सो मैं आपको थोड़ा सा हिंट तो दे रही हूँ, लास्ट आंसर नहीं है। तो नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, आंसर इन तीनों में से मिल जाएगा, ए बी या सी में से ही आंसर है। डी इज नॉट द आंसर। सो वी हैव अ राइट आंसर इन, लाइक, या तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, या हिस्टोरियन है, या एडवोकेट ऑफ राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका। अच्छा, फर्स्ट वाले के आंसर में हमने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया था, एवोल्यूशन को नहीं लिया था। हमने कहा था कि वो हिस्ट्री को ट्रेस नहीं कर रहा है, इवोल्यूशन को ट्रेस नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली हिस्टोरियन नहीं होना चाहिए। तो इस लॉजिक की वजह से बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड इज नॉट द राइट आंसर, ही कैन नॉट बी अ हिस्टोरियन। नाउ यू आर लेफ्ट विद द फर्स्ट एंड द थर्ड चॉइस। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या फिर एडवोकेट ऑफ राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका? एनीवन हु कैन ट्राई एक्सप्लेन कि सी क्यों नहीं होना चाहिए? एंड ए क्यों होना चाहिए? एनीबडी? सो एक तो ये ध्यान रखना, एडवोकेट का मतलब सिर्फ लॉयर नहीं होता है। इफ आई से कि मैं आपके राइट्स के लिए एडवोकेट कर रही हूँ, सो दैट ओनली मीन्स टू सपोर्ट समबडीज राइट। एडवोकेट एज अ वर्ब का मतलब क्या, एज अ नाउन की बात नहीं कर रहे, एज अ वर्ब अगर हम इस वर्ड को यूज करते हैं तो एडवोकेट का मतलब टू सपोर्ट समबडीज राइट्स फॉर एनीथिंग। तो टोन का डिफरेंस है, ए वाले का टोन न्यूट्रल है कि आप एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, एंड यू आर अ जर्नलिस्ट। सी का टोन ये है कि आप उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर आपको वो डिफरेंस समझ में आ गया लैंग्वेज का एंड टोन का, तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। सक्षम, यस, बिकॉज आंसर हमें मिल जाएगा, बिकॉज इफ आई गो बैक टू द पैसेज, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कौन होगा? जो पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर अपना कंक्लूजन डिराइव करेगा। तो उसका टोन पहले न्यूट्रल रहेगा, वो अपना इंक्वायरी करेगा और फिर अपना कोई जजमेंट देगा, यही होता है ना इन्वेस्टिगेशन करना। बट यहां पे इफ यू लुक एट द फर्स्ट लाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है उसका। फर्स्ट लाइन में ही उसने पूरा ब्लेम डाल दिया है किसके ऊपर? स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कि ये पूरा रेसिज्म का फिलॉसफी किसका है? स्टैब्लिशमेंट का है, इनको ही ब्लेम करना है। और फिर उसने पूरे पैरा में आपको एग्जाम्पल दिए हैं अपने उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, कि क्यों उनको ब्लेम करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो क्या करते हैं, कैसे वो पार्शियलिटी करते हैं। तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है ऑथर का। उसको लगता है कि ये गवर्निंग बॉडीज बहुत अनफेयर हैं ब्लैक्स के साथ, एंड बहुत कुछ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ।
सो बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ऑथर का, और उसको वो जस्टिफाई कर रहा है विथ सम एग्जांपल्स। तो न्यूट्रल टोन बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का टोन बिल्कुल नहीं है, तो ही कैन नॉट बी एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अगर ऐसा होता तो वो न्यूट्रल टोन पे स्टार्ट करके पहले वेरीफाई करता, मे बी एंड में आके बोलता कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे उल्टा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही उसने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया कि भाई इनकी गलती है, इनकी वजह से होता है, एंड देन ही इज टेलिंग यू द रीजंस बिहाइंड इट। सो सी इज द राइट आंसर, ही इज डेफिनेटली एन एडवोकेट ऑफ राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका। अगर कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लिया करो। आई एम जस्ट रिपीटिंग थिंग अगेन एंड अगेन कि आप पूरी तरह से कन्विंस्ड होने चाहिए कि ये आंसर क्यों है। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला या पीछे लिखा हुआ है तो हमने बस मान लिया। योर माइंड हैज टू बी कन्विंस्ड कि हाँ ये लॉजिक हमारे रीजनेबल समझता है, हमें समझ में आ कि हाँ हो रहा था, एंड वी आर फुली एबल टू एक्सेप्ट दिस एज द आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्बल में, बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट फॉर्मूला ड्रिवन आंसर्स तो होते नहीं है क्वांट की तरह। तो जो भी आंसर आपको हम बता रहे हैं या लॉजिक बता रहे हैं, यू शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद इट कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू द आंसर। नाउ विल प्रैक्टिस अ शीट जहां पे आपको बहुत सारे स्पेसिफिकली मैं मेन आइडिया के क्वेश्चन ही दूंगी। देयर विल बी स्मॉल पैराग्राफ्स जहां पे आपको एक 5 6 7 लाइंस का पैरा दिया जाएगा, उसका मेन आइडिया निकालना होगा। सो 15 20 ऐसे वाले क्वेश्चंस का शीट प्रैक्टिस करने को दूंगी, प्लस मे बी सम बिगर पैसेजेस ऑल्सो, बट फोकस विल बी ऑन द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सेकेंडली, जो मैंने बोला है पैराफ्रेजिंग वाली बात, जब भी एडिटोरियल्स को रीड करते हो प्लीज ट्राई दैट यू कीप अ पेंसिल। अगर आप स्टार्टिंग में कॉपी में नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम वहीं पे साइड में ही सही, बट स्टार्ट मार्किंग थिंग्स, स्टार्ट जॉटिंग डाउन प्रॉपर नाउन्स कौन से आ रहे हैं। प्रॉपर नाउन्स का मतलब है कि किसकी बात हो रही है वो समझ में आने लग जाएगा। टोन थोड़ा पकड़ने का ट्राई करो, पॉजिटिव नेगेटिव। सो एटलीस्ट पेंसिल से साइड में ही जॉट डाउन करना स्टार्ट कर दो, बट गेट इन दैट हैबिट। मैं आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू कि मैं कैसे पैराफ्रेज करती हूँ, उसका फोटो खींच के, लाइक हैंड रिटन पैराफ्रेजिंग कैसे मैं करती हूँ। तो आई विल ट्राई एंड शेयर अ पिक्चर ऑफ इट अपने डायरी में कि हाउ डू आई पैराफ्रेज आर्टिकल्स। बट थोड़ा सा ट्राई गेटिंग इन टू दैट हैबिट व्हेन यू रीड एडिटोरियल्स, एंड एटलीस्ट 3 to 4 आर्टिकल्स एवरी डे फ्रॉम द एडिटोरियल पेज। ये आपको इंश्योर करना है, मतलब शीट्स के अलावा दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंप्लाई विद, कि आप कम से कम 3 से 4 आर्टिकल्स अ डे फ्रॉम द एडिटोरियल पेज ऑफ अ न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है। बाकी इफ यू रिक्वायर मोर रीडिंग सोर्सेज वील कीप शेयरिंग सम अच्छे ब्लॉग्स का लिंक, सम जर्नल्स का लिंक एंड ऑल दैट दैट ऑल्सो आई शेयर इन द ग्रुप। बट ये सब तो प्लीज अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट टाइम पे व्हेन वी हैव द आरसी क्लास तो अपन टोन ऑफ द पैसेज की बात करेंगे, इन्फ्रेंस की बात करेंगे, एंड बाकी जो और कॉन्सेप्ट्स होते हैं आरसी के, दैट वील बिगिन द डिस्कशन विद। So for now, we'll conclude the class here for today and we'll continue in the next session then.